नमस्कार। YouTube पर ये डेटा क्या कहता है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कर्नाटक के चुनाव अब सर पर आ गए हैं और उसके बाद दो तीन अन्य राज्यों के भी चुनाव होंगे 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले। तो माहौल काफी गरमाया हुआ है। अब इस बार ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कर्नाटक में काफी खराब है। अब असलियत तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जैसा कि हर चुनाव में होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासकर अमित शाह जी या मोदी जी, ये लोग तो ये हमेशा कहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार प्रचंड बहुमत आएगा। ऐसा ही कुछ कर्नाटक के बारे में भी बीजेपी बोलती आ रही है। अब कर्नाटक का इलेक्शन में जो भी होगा वो 13 मई को पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि आज तक भारतीय जनता पार्टी को कभी भी कर्नाटक में उनको मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली हैं। कर्नाटक में 228 सीट्स हैं, हाफ वे मार्क 115 का है और 99 से अगर आप देखें तो उनकी सीट्स बीजेपी की 44 थी। 2004 में 79 सीट्स थी, 2008 में 110, 2013 में 40 सबसे कम और 2018 में 104। अब ये बात अलग है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके या अपने साथ ही पार्टियों के साथ मिलकर सरकार जरूर बना ली थी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब थोड़ा सा बीजेपी का ट्रेंड देखते हैं बाकी भारत में 2013-14 के बाद से क्या चल रहा है। क्या बीजेपी का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है? चलिए थोड़ा सा कुछ डेटा देखते हैं। शुरू करते हैं 2014 से, जिस साल भारी बहुमत के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। उस समय बीजेपी 4 राज्यों में थी, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और गोवा में, और 2 अन्य राज्यों में वो एक जूनियर पार्टनर के तौर पर सरकार में शामिल हुई थी। एक था आंध्र प्रदेश, वहां टीडीपी के साथ, और दूसरा था पंजाब में अकालियों के साथ। अब 2014 के बाद ऐसा माना जाने लगा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी की वजह से और अमित शाह जी के इलेक्शन मैनेजमेंट की वजह से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ और वो धीरे धीरे बाकी हिंदुस्तान में अपने पैर फैलाने लगी। 2022 आने तक बीजेपी कुल 17 राज्यों में सरकार बना चुकी थी। इसमें से 13 जगह वो अपने बलबूते पर उसने सरकार बनाई हुई थी और 4 राज्य ऐसे थे जहां पे वो एक जूनियर पार्टनर के तौर पर सरकार में शामिल हुई थी। ये राज्य थे बिहार, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर। 2023 आने तक कुछ ऐसा लगने लगा है कि अब हवा का रुख थोड़ा बदलना शुरू हो गया है। हर पार्टी का एक पीक आता है, वो सबसे ऊपर जाती है और फिर उसके बाद नीचे आती है। ये साइक्लिक प्रोसेस हर एक पार्टी के लाइफ साइकिल में होता है। अब इसके राजनीतिक कारण क्या हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी की हालत महाराष्ट्र में भी कोई अच्छी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं आपको सिर्फ डेटा दिखाता हूं। अप्रैल 2023 आने तक बीजेपी अब 15 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, जिसमें से 11 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी अपने बल पर उसने सरकार बनाई हुई है और अन्य 4 राज्यों में वो एक जूनियर पार्टनर के तौर पर सरकार में शामिल है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मेघालय, पांडिचेरी और सिक्किम। अब आप समझ गए होंगे कि कर्नाटक का इलेक्शन बीजेपी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कर्नाटक हाथ से जाता है तो साउथ में, दक्षिण भारत में उसका फुटप्रिंट बिल्कुल सिमट जाएगा। और इधर महाराष्ट्र पर भी एक तलवार लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है और अगर वो विपरीत गया जजमेंट तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत भारी झटका लगेगा।
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी का प्रभाव सिमट रहा है, ऐसे कुछ संकेत आने शुरू हो गए हैं। अब मैं कुछ राज्यों के बारे में जिक्र करूंगा जहां पे कुछ छोटे मोटे चुनाव हुए हैं, लेकिन उसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी भारी पड़े हैं। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश में कई म्यूनिसिपैलिटियों के चुनाव हुए थे। इसमें से मैं दो का खास जिक्र करूंगा। सबसे पहले है ग्वालियर, जहां पर 57 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार गई थी। आपको याद होगा कि 2020 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 15 विधायकों ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत की थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में ये लोग शामिल हो गए थे। 2022 में बीजेपी ग्वालियर नगर निगम चुनाव कांग्रेस से 28,000 वोटों के अंतर से हार गई थी। अब ऐसा 57 वर्षों में पहली बार हुआ है कि बीजेपी यहां पर हारी है। और पार्लियामेंट्री सीट जो ग्वालियर की है, वहां से तो बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद हैं वहां से, उससे पहले उनके पिताजी माधवराव सिंधिया भी वहां से चुनाव जीतते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर को रिप्रेजेंट करते थे। अब ग्वालियर के अलावा मुरैना में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। मुरैना नगर निगम के गठन के बाद पहली बार वहां पर कांग्रेस चुनाव जीती है। ग्वालियर और मुरैना के अलावा जबलपुर, छिंदवाड़ा और रीवा में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2 दशक के बाद महापौर यानी कि मेयर की सीट गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। कांग्रेस के लिए इस वजह से कि ये वही इलाका है जहां से 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 15 साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। बीजेपी ने ये सोचा था कि उनके आने से उनकी वहां पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनको फायदा होगा, लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पासा उल्टा पड़ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बीजेपी के कई उच्च पदों पर जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वो भी इसी इलाके से आते हैं। जैसे कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो मुरैना से हैं। और इसके अलावा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसी इलाके से आते हैं। अन्य कुछ नाम है ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पे अभी हाल फिलहाल में ही कुछ घटनाएं घटी हैं। अभी कल ही की बात है कि वहां पर एमसीडी में मेयर के चुनाव संपन्न फाइनली हो गए। बीजेपी के कैंडिडेट ने विड्रॉ कर दिया और आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय मेयर वहां पर नियुक्त हो गई। अब ये तो आपको याद ही होगा कि वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत दिनों से ये झगड़ा और घमासान चल रहा था मेयर की सीट को लेकर। एमसीडी के इलेक्शन 4 दिसंबर 2022 को हुए थे, नतीजे 7 दिसंबर को आए थे। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों के साथ एमसीडी का चुनाव जीता, जहां पर 250 वार्ड हैं, और बीजेपी को इसमें 104 सीट ही मिली थी। अब ये भी नतीजे बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बार 15 सालों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। पिछली बार 2017 के चुनावों में बीजेपी की यहाँ पर 181 सीट्स थी। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। उधर उसकी सरकार दिल्ली असेंबली में पहले से ही बनी है एक बहुत भारी बहुमत के साथ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। अब अंत में मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की। यहाँ पर अभी पिछले एक आध साल में वहाँ पे कुछ बाई इलेक्शंस हुए और कुछ इलेक्शंस हुए थे वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में ज़्यादातर एमएलए ही वोट करते हैं, लेकिन कुछ सीट्स ऐसी हैं जो कि ग्रेजुएट्स और टीचर्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनके चुनाव होते रहते हैं।
एक बहुत ही बड़ा झटका बीजेपी को तब लगा जब विधानसभा के बाई इलेक्शन कस्बा पेठ में वो हार गई थी। हालांकि कस्बा पेठ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर ने बीजेपी के उम्मीदवार से हेमंत रसाने को 11,200 मतों से हराया। कांग्रेस ने ये सीट 30 साल बाद जीती है। बीजेपी की हार का कारण दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये बोला गया कि गलत धर्म कार्ड खेला गया। कस्बा पेठ में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी की एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है उसका इस्तेमाल किया गया था। और दूसरी चीज ये थी कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं थी। लेकिन जैसा कि अभी भी दिख रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ से कोई सीख ली है। अब तक मैंने जितनी भी सीटों का जिक्र किया है, उसमें से शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चुनाव जहां बीजेपी हारी है, वो है एमएलसी के चुनाव महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में हुए थे जनवरी महीने में। 6 सीटों पर चुनाव हुए थे जो कि ग्रेजुएट और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। उसमें से 5 जगह बीजेपी हार गई थी और सबसे ज्यादा बुरी तरह हारी वो नागपुर में, जो कि नितिन गडकरी का गढ़ माना जाता है, आरएसएस का वो बेस है और देवेंद्र फडणवीस भी उसी इलाके से आते हैं। परिषद की 5 सीटें, 3 शिक्षक खंड नागपुर, कोंकण और औरंगाबाद और 2 ग्रेजुएट यानी कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र नासिक और अमरावती के लिए 30 जनवरी को चुनाव हुए। बीजेपी इनमें से केवल एक ही जगह जीती थी जो कि कोंकण का क्षेत्र था। नागपुर में पिछले 56 वर्षों में पहली बार कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत है और जैसा मैंने कहा, ये आरएसएस का मुख्यालय है और नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का ये होम टाउन है। हालांकि एमएलसी चुनाव में ये हार बीजेपी के लिए अभी हाल फिलहाल की है, अभी फरवरी की, लेकिन पिछले 2 सालों में एमएलसी चुनाव में निरंतर बीजेपी वहां पर हारती आई है। जून 2022 में हुए एमएलसी के चुनाव में भी कुल सीटें 10 थीं, जिसमें से बीजेपी ने केवल 5 सीटें ही जीती थीं। महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल 78 सीटें हैं और निरंतर हार की वजह से अब बीजेपी या एनडीए वहां पर माइनॉरिटी में आ चुकी है। उसके पास 28 सीटें हैं, जबकि ऑपोजिशन यानी कि महाविकास अघाड़ी का जो ग्रुप है उनके पास 29 सीटें हैं। 21 सीट इस वक्त खाली पड़ी हुई है, वेकेंट है। तो अगर आप इन चुनावी नतीजों को ये मानते हैं कि ये एक उन लोगों का मतदान है जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी के लिए आने वाला समय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कोई खास आसान नहीं होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।